अच्छा जी 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स इज इनकरेक्ट। कौन सा जुमला इनकरेक्ट है, गलत है। ऑल बिजनेसेस में क्रिएट एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इन केस क्रेडिट सेल कस्टमर्स डू नॉट पे देयर डेट्स। अगर क्रेडिट कस्टमर्स अपना अपना पैसा टाइम पर पे नहीं करते हैं तो एक बिज़नेस जो है उसकी अलाउंस बना सकता है। सही बात है। बी में लिखा है द रिसीवेबल्स अकाउंट बैलेंस इज रिटर्न ऑफ एन ए स्पेसिफिक अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर द कस्टमर इज क्रिएटेड। ये गलत है। देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स और बेड डेट्स में फ़र्क है। ये जो चीज़ बता रहा है ना कि हम रिसीवेबल के अकाउंट से कम करते हैं, वो तो बेड डेट्स करते हैं। बेड डेट को डेबिट करते हैं और रिसीवेबल्स को क्रेडिट करते हैं और रिसीवेबल्स को अकाउंट को कम करते हैं। और ये जो रिसीवेबल्स के अकाउंट को कम करते हैं ये हम बेड डेट के अमाउंट से करते हैं। तो दूसरा जुमला इनकरेक्ट है। तीसरा है सेटिंग अप एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट्स इंश्योर दैट रिसीवेबल्स आर नॉट ओवर स्टेटेड। सही है, जितना मिलेगा पैसा उतना ही रिकॉर्ड हुआ है, अगर कोई नहीं देगा वो पहले से ही माइनस हुआ है। अलाउंस इज यूजुअली एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एज अ वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इंक्रीजेज एज अ फर्म एक्सपेंड। बिल्कुल, जैसे जैसे फर्म एक्सपेंड करेगी तो अलाउंस भी इंक्रीज होगा। An irrecoverable debt written off 2 years ago is unexpectedly recovered and entered in the cash book. What adjustment, if any, will be necessary? जब हमें कोई पिछला इरिकवरेबल डेट मिल जाता है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि बैंक पे पैसा आता है और बेड डेट रिकवरी का एक इनकम का अमाउंट बुक कर लेते हैं, बेड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास ABCD में से क्या आंसर बनेगा? क्रेडिट दी बेड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट, ये भी बिल्कुल सही है। आप बेड डेट रिकवरी की इनकम बुक कर लो या अपना बेड डेट के एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट कर लो। किसी भी एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब ये है कि उस एक्सपेंस को आप कम कर रहे हो, ऐसा भी कर सकते हो। 38, एन इंक्रीज इन दी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिजल्ट्स इन। अगर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज होता है तो इसमें से क्या होता है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं क्योंकि जो ग्रॉस डेटर्स होते हैं उसमें से जो आप अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करते हो वो ज़्यादा माइनस करोगे तो नेट जो डेटर्स आएंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। 39, at 30th September 2014, PSL traders had an allowance for doubtful debts of 37,000 rupees. During the year ended 30th September 2015, the PSL traders wrote off debts totaling 18,000 and at the end of the year it was decided that the allowance of doubtful debts should be 20,000. What should be included in the statement of profit and loss? जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 37,000 से 20,000 पर जा रही है। 17,000 रुपये की इनकम, 17,000 से कम है ये, और 18,000 रुपये का एक बेड डेट का एक्सपेंस है। तो नेट हमारा 1,000 का एक्सपेंस होगा और 18,000 का एक्सपेंस है, लेकिन 17,000 से अलाउंस भी कम होगी थी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, तो नेट आप एक्सपेंस बुक कर रहे हो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप करोगे डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है यानी कि एक्सपेंस बुक करना है। 40 पर आते हैं। एट 31st March सलमा वॉज ओड rupees 47744 by her customer. At the same date her doubtful debts allowance was 3,500. How should these balances be reported on Salma's statement of financial position at 31st of March? तो हम करते ये हैं कि हमारे जो डेटर्स का ग्रॉस बैलेंस होता है, यानी कि जो पैसे वो हमें देने वाले होते हैं उसमें से अलाउंस और बेड डेट्स के अमाउंट को नेट ऑफ कर देते हैं और फिर जो आंसर आता है उस पर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो 47744 माइनस 3,500 ये बन जाएगा आपके पास 44,244। 44,244 ये मेरे करंट एसेट्स में आएगा। 40 का आंसर ये होगा। 41, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों मेंटेन करते हैं? एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर इरिकवरेबल डेट्स रिकॉर्ड्स द एक्सपेंस ऑफ इरिकवरेबल डेट्स, मैचेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर इरिकवरेबल डेट्स अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न इन गिविंग राइज टू द पोटेंशियल इरिकवरेबल डेट्स, records irrecoverable debts without taking them out of the books of an entity, thus showing the gross and expected amount owed by trade receivables as a current asset. अब 41 में मेरे ख्याल में व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बेहतरीन पर्पस जो है वो डी है, यानी कि हम ये नहीं करते कि कोई पैसा नहीं दे रहा होता तो उसको अपनी बुक से ही निकाल देते जिस तरह बेड डेट्स में करें, बल्कि अगर मुझे किसी पे डाउट होता है कि शायद वो पैसे देगा शायद वो नहीं देगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रॉस डेटर्स भी अपनी बुक्स में लिखता हूँ और फिर उसमें से मैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करता हूँ कि शायद इतने पैसे मुझे जो है ना वो डाउटफुल डेट्स की वजह से ना मिले, और फिर एक नेट पैसे लिखता हूँ कि यार मुझे यूँ तवक्को है कि ये नेट डेटर्स या नेट पैसे मिल जाएंगे। 42, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अलाउंस फॉर बेड डेट्स अकाउंट इंक्रीजेस द टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी, रिड्यूसेस द कॉस्ट, रिड्यूस द टोटल ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को रिड्यूस करता है क्योंकि एसेट्स की वैल्यू में से ग्रॉस डेटर्स में से माइनस होता है। A transfer to close
आर ट्रांसफर टू क्लोज द बेड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज टू, यानी कि जब हम बेड एंड डाउटफुल डेट के बैलेंसिंग फिगर को एडजस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखें अगर हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल बैलेंसिंग फिगर जो है किसी भी साइड आ रहा हो, या तो इस साइड आएगा या तो इस साइड आएगा, तो हम P&L में उसको रिकॉर्ड करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका सही आंसर होगा 43 का बी। 44 at 31st December and entities receivable total 400,000 and allowance for receivables of 50,000 had been brought forward from the year ended 31st December 2021. It was decided to write off debts of totaling 38,000 and to adjust the allowance to 10%. What charge for bad and doubtful debt should appear in the entities statement of profit and loss account? अच्छा जी, आपके पास देखें मैं वर्बली कर देता हूँ, ऐसे सवाल बहुत किए। 4 लाख रुपए टोटल आपके पास रिसीवेबल है, उसमें से 38,000 रुपये का बेड डेट्स आपको लगता है तो वो 38,000 रुपये माइनस कर दो, 362,000 बच गया, इसका 10% ले लो, यानी कि आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ना अपने अलाउंस फॉर बेड डेट्स के अकाउंट का, वो 36,200 आएगा, और जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो ओपनिंग बैलेंस तो 50,000 रुपये, यानी कि आपका जो प्रोविज़न है वो कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? वो 13,800 से कम हो रहा है। 13,800 से प्रोविज़न कम होने का मतलब ये कि इनकम और 38,000 का एक्सपेंस। तो 38,000 में से अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास नेट आंसर 24,200 बच जाता है। 24,200 का आंसर बचने का मतलब ये है कि मेरा जो 44 का आंसर होगा ना वो डी होगा। लेकिन इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 38,000, एक मिनट रुकिएगा। एट 31st December एंटिटीज टोटल रिसीवेबल्स टोटल 4 लाख एंड एन अलाउंस ऑफ 50,000 एंड वी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड दिस, ठीक है ना, यानी कि 50,000 जो है वो आपका ओपनिंग अलाउंस है ना, सही है, 50,000 आपका ओपनिंग अलाउंस है। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेट्स टोटलिंग 38,000 एंड टू एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स टू 10% ऑफ अदर रिसीवेबल्स, यानी कि 4 लाख माइनस 38,000 और उसका 10% ले लिया तो 36,200 ये क्लोजिंग आ गया, ठीक है। व्हाट चार्ज फॉर द बेड एंड डाउटफुल डेट्स शुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो 13,800 का रिडक्शन हो रही है एक्सपेंसेस में और 38,000 का एक्सपेंस है, तो भाई मेरे ख्याल में इसका आंसर जो है सही वाला वो 24,200 का एक्सपेंस होना चाहिए। इसमें अगर कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं एक बार वापस से इसको देखूँ। एट 31st December 2022 एन एंटिटीज रिसीवेबल्स टोटल 400,000 and an allowance for receivables of 50,000 had been brought forward for the year ended 31st December 2021. It was decided to write off bad debts totaling 38,000 and to adjust the allowance to 10% of the receivables. What charge for bad and doubtful debts should appear in the, ठीक है। अगला सवाल 45 at 30 September 2022 an entity's allowance for receivables amounted to 38,000 which was 5% of the receivables at that date. receivables का 5% लिया होगा तो 38,000 आया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि receivables कितने होंगे, 38,000 डिवाइडेड बाई 5%, यानी कि 760,000 के होंगे। It was decided, at 30th September 2023 receivables totaled 868,500. It was decided to write off 28,500 or debts as irrecoverable and to give the allowance for receivables at 5% of receivables. तो 868,500 में से आपने पहले तो माइनस कर दिया 28,500 रुपये, 28,500 रुपये माइनस कर 868,500 माइनस 28,500, ये बच जाता है 8,40,000। 8,40,000 पर 5% का रेट अप्लाई किया, 8,40,000 का 5% का रेट जब अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 42,000, ये बन जाएगा 42,000, ये नया वाला प्रोविजन होगा। व्हाट शुड बी द चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो अगर आप अलाउंस फॉर बेड डेट्स का अकाउंट बनाओगे, जो ओपनिंग आपका था वो 38,000 था, जो आपका क्लोजिंग है वो आपका 42,000 है, यानी कि इसमें 4,000 का क्या है, 4,000 का इंक्रीज़ है। ये 4,000 का इंक्रीज प्लस 28,500 रुपये का बेडेड, यानी कि टोटल 32,500 का एक्सपेंस, 45 का आंसर डी। अच्छा जी, ये भी अगेन मैं एक मिनट देख लूँ क्योंकि बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा। एट 30th September 2022 एन एंटिटीज अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू 38,000 विच वॉज 5% ऑफ द रिसीवेबल्स एट दैट डेट।
At 30 September 2023, receivables total 868,500. It was decided to write off 28,500 of that as irrecoverable and to keep the allowance for receivable at 5% of the receivables. तो 868,500 का 5% दिया, सॉरी 868,500 में से माइनस कर दिया 28,500, जो बच गया उसका 5% दिया तो वो 48,200 हुआ और 38,000 से वो 42,000 पर जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 4,000 का इंक्रीज़ आ रहा है। 4,000 का इंक्रीज़ यानी कि ये भी एक जो है वो आपका लॉस है और इसके अलावा आपके पास जो है वो 28,500 का भी लॉस है। तो आंसर 32,500 ही होना चाहिए। 46 Saima creates allowance for doubtful debts according to the length of time the debt has been outstanding at 31st May. The analysis of accounts receivable balances and the associated allowance was: if the balance at 1st January 2020 was 5,600, what adjustment should be made to the accounts to the bad debts? अच्छा, इस पे 0% लगेगा तो 0 का प्रोविज़न, इस पे लग जाएगा 4% और इस पे लग जाएगा 50%। अच्छा जी, 16,900 का जो 4% है वो बन जाता है आपका 676 और 8,750 का 50% जो है वो बन जाता है 4,375 और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये टोटल बन जाता है 5,051। तो इसका मतलब ओपनिंग जो है वो 5,600 है, क्लोजिंग जो है वो 5,051 है और ये कितने से कम हो रहा है? ये कम हो रहा है 549 से। 549 का डिक्रीज़ है ना, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन इनकम जाएगा। और लेकिन जो प्रोविज़न है अगर उसको कंपेयर करें 5,600 से 5,051 पर आ रही है, यानी कि प्रोविज़न जो है ना वो 549 से डिक्रीज़ हो रही है। सवाल ये था कि प्रोविज़न कितने से डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रही है। 47 Multan Sultan's MS receivable ledger account shows a balance at the end of year of 58,200 before making the following adjustments. MS wishes to write off debts amounting to 8,900 as he believes they are irrecoverable. 58,000 और 200 में से आप माइनस कर दो 8,000 और 900 क्योंकि ये irrecoverable हैं। MS also wishes to make a specific allowance for Lahore Qalandar's debt of 1,350 and Islamabad United's debt of 750. तो इसको माइनस कर 58,200 में से 8,900 माइनस कर आपके पास 49,600 बच जाता है। 49,600 के हम 3 पोर्शंस कर देते हैं। 3 पोर्शंस में से 2 स्पेसिफिक अलाउंस है, एक है आपके पास 1,350, दूसरा है 750 और अगर मैं 49,600 में से 1,350 और 750 माइनस करता हूँ तो बच जाता है 47,500। ये जनरल है। MS wishes to maintain a general allowance of 3% of the year end receivables, तो इस पर तो 3% लगेगा। MS allowance for receivables at the last year end was 5,650, यानी कि ये जो ओपनिंग है ये भी 5,650 दिया हुआ है। What is the charge to the statement of profit and loss account? ये 100%, ये 100% स्पेसिफिक अलाउंस है। 1,350 प्लस 750, इन दोनों का तो 100% है ना, इन दोनों का एडिशन 2,100 प्लस 47,500 का 3%। क्लोजिंग आपका 1,425 बनेगा। क्लोजिंग जो है ना वो आपका 1,425 बनेगा, लिहाजा आपके पास 5,650 माइनस आंसर यानी कि 4,225 जो है ना 4,225 का चेंज आ रहा है। ठीक है, सी। अच्छा, MS allowance for receivables last year end was 5,650. What is the charge to the statement of profit and loss account? अच्छा, इसको ज़रा एक बार मैं चेक कर लूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सही है, देखें ये 4,225 है एक, ठीक है ना, और एक बेड डेट भी तो था 8,900 का बेड डेट है, विच मीन्स के एक्सपेंस। 4,255 का रिडक्शन इन प्रोविजन है यानी कि इनकम, तो 8,900 माइनस 4,225 यानी कि 4,675। अरे यार 4,675, इसको ज़रा एक मिनट चेक करूँ मैं। रिडक्शन इन अलाउंस, MS also wishes to make a specific allowance for Lahore Qalandar's debt of 1,350 and Islamabad United's debt of 750. MS wishes to maintain a general allowance of 3% of the year end receivables. 1,350 और 750, ये 2,100 बनता है। सही है, 2,100 रुपये की स्पेसिफिक अलाउंस है। अच्छा, जनरल अलाउंस कितनी होगी? जनरल अलाउंस जो है वो wishes to maintain a general allowance of 3% of the year end receivables. अच्छा, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि ये जो 3% का रेट हो ना
ये सब पर अप्लाई होना हो। इसका मतलब ये हो गया कि वैसे तो ऐसा बड़ा मुश्किल है, जनरली स्पेसिफिक अलाउंस के केस में जो बच जाता है अमाउंट उस पर अप्लाई होता है, लेकिन क्योंकि इससे ये नहीं लिखा कि 3% का रेट बचे हुए अमाउंट पर अप्लाई होगा, तो फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि 49,600 का 3% लिया, 49,600 यानी कि सारे डेट्स का 3% मज़ीद दे लिया, तो ये बन गया 1488। तो अगर ये 1488 बनता है तो 1488 प्लस 1350 प्लस 750, ये 3588 बन जाएगा, 3588 अगर ऐसा हो तो 5650 माइनस 3588 यानी कि फिर ये 2062 बनेगा, ये 2062 बनेगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, 58,200 का बैलेंस था, 8,900 जो है वो बेडेट है, 49 था, और ये गलती है ना, ये बचता कितना है, ये बचता है 49,300, एक गलती, 58,200 जो है इसमें से 8,900 अगर हम माइनस करते हैं तो 49,300 बचता है। ठीक है, तो हम इसको भी 49,300 कर लेते हैं, तो 49,300 का 3% जो है वो 1479 होता है, तो ये भी 14, ये पूरा चेंज हो जाएगा, 1350 प्लस 750 प्लस 1479, 3579 होगा, और अगर ये 3579 होगा तो 5650 माइनस 3579 यानी कि ये बन जाएगा 2071, 2071 ये हो गया, तो ये भी चेंज होगा, 2071 की इनकम है, ऐसा है तो 8900 माइनस 2071 विच इज़ 6829, 6829, तो हमारा आंसर जो है वो सी बन रहा होगा। लेकिन अगेन जनरली जो परसेंटेज दी हुई होती है वो अदर रिसीवेबल्स पर लगती है, कुछ सवाल में गड़बड़ हो सकती है। 48 in the statement of financial position at 31st December 2015, Karachi Kings KK reported net receivables of 12,000. During 2016, KK made sales on credit of 125,000 and received cash from the credit customers amounting to 115,500. At 31st December 2016, KK wishes to write off debts of 7,100 and increase the allowance for receivable by 950 to 2,100. What is the net receivables figure at 31st of December 2016? देखिए हमारे पास एक होता है ग्रॉस डेटर्स, उसमें से अलाउंस माइनस होती है और फिर नेट डेटर्स आता है। जो हमारा रिसीवेबल्स का टी अकाउंट होता है वो रिसीवेबल्स का टी अकाउंट ग्रॉस वैल्यू पर चल रहा होता है, तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन ग्रॉस वाला आना चाहिए। अब सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं, जो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होगा, देखें आपको नेट रिसीवेबल्स 12,000 के दिए हुए, बिल्कुल 12,000 के नेट रिसीवेबल्स दिए हुए आपको। ठीक है, इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st December 2015 द कराची किंग्स के रिपोर्टेड नेट रिसीवेबल्स ऑफ 12,000, यानी कि मेरा हिसाब ये कहता है कि भाई ये 12,000 रुपये है, सही है। ये आपके पास जो है वो क्या कहते हैं रिसीवेबल्स के अकाउंट का ब्रॉड डाउन नहीं होगा, बल्कि ये मेरे ख्याल में ये जो है ना नेट रिसीवेबल्स है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2016 के मेड सेल्स ऑन क्रेडिट ऑफ 125,000। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो यहाँ पर हम सेल्स लिख देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर जो सेल्स हुई होगी वो 125,000 हुई होगी, मैं ड्यूरिंग द ईयर का रिसीवेबल का अकाउंट बनाता हूँ। एंड रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स अमाउंटिंग टू 115,500। कैश जब रिसीव करते हो तो कैश डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट, तो यहाँ पर मैं कैश लिख देता हूँ और अमाउंट लिख देता हूँ 115,500। उसके बाद लिखा हुआ है एट 31st of December 2016 के विश टू राइट ऑफ बेड डेट्स ऑफ 7,100। बेड डेट्स की क्या एंट्री होती है, बेडेड एक्सपेंस डेबिट, बेडेड एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट, तो यहाँ पर बेडेड लिख देता हूँ, कितना 7,100। फिर लिखा हुआ है एंड इंक्रीज द अलाउंस फॉर रिसीवेबल बाय 950 टू 2,100। और जो अलाउंस फॉर रिसीवेबल था, जो अलाउंस फॉर रिसीवेबल था वो मैंने 950 से इंक्रीज़ करा, 950 से इंक्रीज़ करा और 2,100 पर ले गया। तो इसका मतलब 2,100 माइनस 950 यानी कि ओपनिंग जो है ना वो 1150 था। तो इसका मतलब ये 1150 था ओपनिंग साल के शुरू में। तो ग्रॉस डेटर्स 12,000 प्लस 1150 यानी कि 13,150 के होंगे, 13,150 के ग्रॉस डेटर्स होंगे। फिर आपने कुछ चीज़ें बेची, कुछ पैसा आया और कुछ बेड डेट हुए,
तो आपके पास 13150 प्लस 125,000 माइनस 115500 माइनस 7100, क्लोजिंग आपका जो डेटर्स का बैलेंस आना चाहिए ना, वो आना चाहिए 15550। ठीक है। व्हाट इज़ द नेट रिसीवेबल्स फिगर एट 31 दिसंबर, ये पूछा गया है। तो आपके पास ग्रॉस आ गया 15550 और आपके पास 2100 रुपये की क्लोजिंग अलावेंस है। तो मेरे ख्याल में जो आपका आंसर बनना चाहिए वो 13450 बनना चाहिए। 48 का आंसर जो है ना वो 13450 विच मीन्स बी बनना चाहिए। बैक साइड पर ये आंसर दिया हुआ है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। उसने शायद एक चीज़ मिस कर दी है और वो ये मिस किया है कि उसने इस 12,000 रुपये को ग्रॉस अप नहीं किया। हालांकि ग्रॉस अप करना चाहिए क्योंकि रिसीवेबल्स के अकाउंट में तो ग्रॉस डेटर्स आते हैं, जो हमारे पास अलाउंस होती है उसको हम माइनस नहीं करते। 49, अच्छा जी 49 में लिखा हुआ है इन द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018 कोटक ग्लैडिएटर्स QG had sales of 7 million, year end receivables amounted to 5% of annual sales। तो इसका मतलब 7 मिलियन का 5%, 7 मिलियन का 5% बनता है 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए के रिसीवेबल्स थे। ठीक है, जो सेल्स दी हुई थी 7 मिलियन की, मैंने उसका 5% दिया। QG wishes to maintain the allowance for receivable at 4% receivable and as a result discovered that the allowance is 20% higher than the previous year end। तो हमारे पास ये जो अलाउंस आएगी वो बोलता है कि अलाउंस हमेशा 4% होती है। तो 3.5 लाख का हम 4% ले लेते हैं। 3.5 लाख का 4% 14,000 बनता है, यानी कि क्लोजिंग अलाउंस 14,000 होगी। फिर साथ में वो ये भी बोलता है कि क्लोजिंग अलाउंस जो है वो ओपनिंग से 4%, ओपनिंग से 20% ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर ओपनिंग x है तो x में x का 20% ऐड किया तो मेरी क्लोजिंग बन गई और वो बन गई 14,000। इसका मतलब ओपनिंग कितना होगा? ओपनिंग निकालने के लिए x प्लस 20% ऑफ x इज़ 1.2x। 14,000 डिवाइडेड बाई 1.2, 14,000 डिवाइडेड बाई 1.2 बन जाएगा 11,666.67। ठीक है ना, तो तकरीबन ये हो गया 11,667। उसके बाद उससे बोला हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर रिकवरेबल डेट्स अमाउंटिंग टू 3,200 वर रिटर्न ऑफ एंड डेट्स अमाउंटिंग टू 450 एंड प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर्ड। व्हाट आर द बेड एंड आउटवर्ड डेट्स एक्सपेंसेस। अच्छा जी, प्रोविजन को क्या हो रहा है? 14,000 पर जा रही है 11,667 से, यानी कि 2,333 से इंक्रीज़ हो रही है। तो मेरा जो एक्सपेंस होगा ना 3,200 का बेड डेट्स का एक्सपेंस, 2,333 का एक और एक्सपेंस और 450 रुपये की जो है ना वो एक इनकम। 2,333 प्लस 3,200 माइनस 450, फाइनल आंसर 508349 का आंसर ए होगा। 50 करते हैं। पेशावर ज़ल्मी PZ स्टार्टेड द ईयर विद टोटल रिसीवेबल्स ऑफ 87,000 एंड एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स ऑफ 2,500 ड्यूरिंग द ईयर। टू स्पेसिफिक डेट्स वर रिटन ऑफ, one for 800 and the other for 550. A debt of 350 had been written off as irrecoverable in the previous year was paid during the year. At the year end, total receivables were 90,000 and allowance for receivable 2,300. What is the charge to the statement of profit and loss in this respect? तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपका जो अलाउंस है वो 2,300 पर जा रहा है, था कितना 2,500, 200 से कम हो रहा है, 200 की इनकम हो गई। इसके अलावा आपके पास बेड डेट्स 350 के जो आपने राइट ऑफ पहले किए थे वो रिकवर हो गए, बेड डेट रिकवरी है ये। तो ये दोनों तो आपकी 550 की इनकम बना देते हैं। इसके अलावा 800 और 550 का आपका बेड डेट है, 550 और 800 का आपका बेड डेट है। तो आपका जो नेट आंसर बनेगा ना वो नेगेटिव 800 यानी कि 800 का एक्सपेंस आ रहा होगा। ठीक है, ये इनकम, ये टोटल इनकम और ये दो एक्सपेंस, इनको नेट ऑफ करते हैं तो 800 रुपये का एक्सपेंस बन जाता है। मैंने इस वीडियो लेक्चर में जल्दी से MCQ सारे निपटाए हैं, सॉल्व करे हैं ताकि आप लोग फैसिलिटेट हो। याद रहे कि इन MCQs को देखने से पहले आप लोगों ने जो जनरल बेसिक लेक्चर्स है बेड डेट के वो लाजमी तौर पर देखने हैं, फिर ये MCQs देखने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।